बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल किस नंबर 20 से 21। तहरीम घर में अकेली थी। जमीला खाला तो चौधरी हवेली गई हुई थी। तहरीम बैठी कैंची से बातें कर रही थी। वो कैंची को अपनी बातें बताकर अपना दिल हल्का कर रही थी। जानते हो कैंची कि मैं कपड़े पुराने होने पर फेंक दिया करती थी, कभी नहीं पहनती थी अपने पुराने कपड़े, मगर देखो अब मुझे किसी की उतरन पहननी पड़ेगी। तहरीम की आंखों में आंसू आ गए और वो कैंची तोते की तरफ देखने लगी। शाम हो चुकी थी। हर तरफ हल्का फुल्का सा अंधेरा छा रहा था। कैंची से बातें करते हुए तहरीम को इस बात का एहसास न हुआ कि शाम हो चुकी है। इसने ऊपर फलक की तरफ देखा तो इसे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है। तहरीम को घबराहट सी होने लगी। वो सेहन से उठी और अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सेहन से बरामदे तक जाने में खौफ इस पर हावी हो चुका था। इससे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घर में इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं जो इसके बदन को नोचना चाहते हैं। ये खौफ तहरीम के दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबज हो चुका था। एक एक कदम इसके लिए चलना मुहाल हो रहा था। वो डरते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। 2 साल में आज पहली बार हुआ था कि खाला जमीला इस रात के वक्त तनहा घर छोड़ गई थी। खौफ का ये आलम था कि अपने ही हाथ अपने जिस्म को लगते तो ऐसे ही एहसास होने लगता जब इन दरिंदों ने इसे छुआ था। अपने ही कपड़े जिस्म को लगते तो इसकी रूह कपका जाती। वो मंजर आंखों में घूमने लगता जब इन दरिंदों ने इसकी पोशीदा सतर को अया किया था। बरामदे से गुजरते हुए तहरीम का पैर एक कुर्सी से जा टकराया और वो धर्म से नीचे जा गिरी। वो मंजर इसकी आंखों के सामने आया जब इन दरिंदों ने अपनी भूख मिटाने के लिए इस धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। तहरीम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जो ही वो ज़मीन पर गिरी हुई थी, अचानक इसने कुछ महसूस किया। ये लम्हा इसके लिए चकरा देने वाला था और इंतहाई ख़तरनाक था। इसके सांस फूलने लगे, दिल की धड़कन तेज़ और ज़हनो रूह जिससे तड़प गई थी, क्योंकि इसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास महसूस किया था। किसी का हाथ था इसके कंधे पर जो इसे छू रहा था। तहरीम जोर से चिल्लाई और मुड़कर देखा। एक भारी वजूद इसके सामने था। तहरीम ज़ोर ज़ोर से कपकाने लगी, मगर अगला लम्हा और भी चकरा देने वाला था, क्योंकि इस वजूद ने तहरीम को मजबूती से थाम कर अपने गले से लगा लिया था। तहरीम ने आंखें मीट ली, मगर जूं ही तहरीम इस वजूद से जा लगी तो इसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। इसने आंखें उठाकर देखा तो इसके सामने खाला जमीला खड़ी थी। अपने खौफ और घबराहट की वजह से वो इस बात का एहसास ही ना कर पाई थी कि वो कौन है। खाला, तहरीम हाँफते हुए बोली। खाला। फिर तहरीम रोते हुए खाला जमीला से लिपट गई। खाला जमीला को अब भी कुछ समझ न आया, बस तहरीम को प्यार करने लगी। तो गाइस, हमने टोर का पिल्स फाइनल कर लिया। पर प्रोफेसर काज़मी ने सामने मल्टीमीडिया बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए सारी क्लास को मुखातब करके कहा, तो सारी क्लास ने अपनी तवज्जो सामने बोर्ड की तरफ मजबूल कर ली। मोमन और हीरा भी क्लास में ही बैठे थे। वो भी बहुत तवज्जो से सुन रहे थे। मल्टीमीडिया स्क्रीन पर एक नक्शा बना हुआ था। ये है हमारा शहर। हमारे शहर के गिरदोनवा में तरक्की याफ्ता इलाके हैं। प्रोफेसर काज़मी ने पॉइंटर से इशारा करते हुए कहा, मगर हमारे शहर के इर्द गिर्द में तमाम इलाके तरक्की याफ्ता नहीं हैं। अभी भी बहुत से इलाके हैं जहां तलीम और शऊर का फकदान होने के बाद लोग जाहिल हैं, जैसे कि ये इलाका। प्रोफेसर के लेज़र लाइट एक जगह पर मज़कूर है। इस जगह आज भी ऐसे लोग बसते हैं जो तलीम के ख़िलाफ़ हैं। ये लोग लड़कियों तो दूर लड़कों को भी तलीम नहीं दिलवाते। इनका मानना है तलीम बेफ़ायदा होती है और तलीम फरंगियों की पैदावार है। मगर ये लोग भूल गए हैं कि इल्म हासिल करने का हुक्म तो हमारे दीन और हमारे नबी ने हमें दिया है, बल्कि इल्म को तो इस्लाम के फ़राइज़ में शामिल किया गया है। एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करे, मगर ये लोग अपने बाप दादा की तालीमात की पैरवी कर रहे हैं, ये जाने बिना कि वो गलत हैं ये सही। हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हमने खुद अपनी सोचों को कफल लगा लिया है। खुद सोचना और गौर फिक्र करना छोड़ दिया है हमने। दूसरों के तजर्बात को बुनियाद बनाकर हम अपनी ज़िंदगी की बुनियादें खड़ी करते हैं, ये सोचे बिना कि ये तजर्बात गलत भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इनमें से बहुत से तजर्बात खोखले और बेबुनियाद होते हैं। जिस इमारत
की बुनियाद ही कच्ची और खोखली हो, वो इमारत जल्द ही गिर जाती है। अंग्रेज़ हमसे आगे क्यों है? इसलिए क्योंकि वो गौर फिक्र करता है, हम सोच विचार करता है, अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और फिर वो कायनात के राजों से पर्दा उठाता है और फिर तरक्की करता है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने ज़हन को, अपने दिमाग को जनबश देना ही छोड़ दिया है। फ़िरंगियों के तहकीक शुदा मवाद को ही अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाकर इस पर अपनी ज़िंदगियों के मीनार खड़े करते हैं। हमारे और इन जाहिलों में कोई फ़र्क नहीं है जो आज भी अपने बाप दादा की तालीमात को बुनियाद बनाए बैठे हैं। यही आगाही हमें वहाँ के लोगों को देनी है। इल्म व अक़ल की तरफ रग़बत देना दीन देता है तो हम कौन है होते हैं चितलाने वाले। प्रोफेसर साहब ने लंबी सांस ली। सारी क्लास मतवज्जो होकर इन्हें सुन रही थी। हमें इन लोगों को इल्म की तरफ राग़िब करना है, इन्हें शोर देना है, इन्हें बताना है कि उनको अपने ज़हन को वस्त देनी होगी। बिल्ली के रास्ते काट जाने से कोई आफत नहीं आती और ना ही उल्लू नसूहत की अलामत हुआ करते हैं। नेज़ हमें इस तरह की तोहमात इनकी रहनुमाई के लिए सही रास्ते की तरफ राग़िब करने की कोशिश करनी है। हमारा 3 दिन का ये छोटा सा टूर होगा। हमें जाने में 6 घंटे लगेंगे। कल इतवार है और परसों पीर है। हम लोग पीर की सुबह 5 बजे मुँह अंधेरे यहाँ से रवाना होंगे और इंशाल्लाह 11 बजे तक हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। पीर का सारा दिन और मंगल का दिन हम उधर कैंप लगा कर क़याम करेंगे और फिर बुध के रोज़ हम शाम 3 बजे रवाना हो जाएंगे और 9 बजे तक बुध को हम वापस आ जाएंगे। प्रोफेसर काज़मी ने तफसील बताने के लिए पॉइंटर से स्लाइड बदली तो सामने स्क्रीन पर अगली स्लाइड आ गई। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। प्रोफेसर काज़मी ने तलबा और तलबात की तरफ देखकर पूछा अपनी क्वेरी। प्रोफेसर साहब हजूम को देखने लगे। अचानक एक लड़के ने हाथ खड़ा किया। सर क्या खाना पीना है? हम साथ लेकर जाएंगे, लड़के ने काफ़ी संजीदा लहजे में कहा। तो इसके इस सवाल पर सारी क्लास हंसने लगी। चौधरी हुमायूं सकलैन अपने नवाज़ादा बच्चे को बहुत प्यार करता था। वो हर वक्त गले से लगाए रखता था। इसके रोने की ज़रा सी आवाज़ चौधरी को परेशान कर देती थी। पर वक्त वो बच्चे के पास रहता था, मगर इसके बरक्स चांद की तरफ वो कोई तवज्जो ही नहीं देता था। जैसे चांद के होने या ना होने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ चाहिए थी जो चांद से प्यार करती थी, वरना चौधरी ने कभी भूले मुँह चांद को देखा भी नहीं था। माँ जा चांद को बहुत प्यार करती थी। माँ जा की जुदाई के बाद चांद को माँ की फ़िक्र सताने लगी। 1 दिन 2 दिन तो इसने कोई सवाल ना किया। छोटा था, ज़्यादा सोचो विचार की कुव्वत पास ना थी इसके पास। लेकिन एक दिन इसने जोजा से पूछ ही लिया, जब जोजा इसके बालों को तेल लगाकर इसके बाल संवार रही थी। अम्मा कहाँ? 2 साला चांद ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो जोजा ने उसान खता हो गई। जोजा को समझ न आई कि इसे क्या जवाब दे। जोजा की आंख से आंसू निकलने लगे। बुआ आप रो रही? चांद ने जोजा की आंखों में आंसू देखते हुए कहा। जोजा को कुछ समझ न आया, सिर्फ चांद को गले से लगा लिया। चांद को चलना नहीं आता था और ना ही इसके पैर में इतनी कुव्वत थी कि वो सीधा खड़ा हो सकता। जोजा ने इसे आसरा देकर सीधा खड़ा किया और गले लगा लिया। इतने में जोजा को अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। चौधरी नहाने गया हुआ था और बच्चा सो रहा था। जोजा ने चांद को चारपाई पर लिटाया और अंदर की तरफ दौड़ी, मगर चांद इसी सोचो विचार में ही रह गया कि इसकी माँ कहाँ है। तहरीम सहन में बैठी कैंची से बातें कर रही थी और इससे कुछ फासले पर धूप में चारपाई पर जमीला खाला बैठी आलू छील रही थी भरी के साथ। आलू छीलते हुए जमीला बार बार नज़र उठाकर तहरीम को देखती और इसे कैंची से मुँह गुफ्तगू पाती। जब वो ज़्यादा परेशान होती थी और जब दिल आहू के बोझ तले दब जाता था, जब धड़कन जिस्म में कहीं खोज सी जाती थी, तब वो अक्सर कैंची के पास जाती थी ताकि अपने दिल को बोझ हल्का कर सकें। ऐसा क्यों करूं कि मैं तहरीम के लहजे को खुशगवार बनाऊं? जमीला आलू काटते हुए सोच रही थी। क्या करूं? जमीला ज़हन पर जोर डाल रही थी। अचानक घर के मंदिर पर जमीला कवे काएँ करते दिखाई दिए। अरे तहरीम पुत्र देख, कवे बोल रहे हैं, लगता है कोई आने वाला है घर में। जमीला ने आलू छीलकर परात में डाल ले और चिंगेरी से दूसरा आलू उठाया। मुझे तो लगता है तेरे चचा का फूफू आ रहे हैं। नाजमीला ने दूसरे आलू को छीलना शुरू कर दिया था, मगर तहरीम की तरफ से कोई जवाब न मिला था। लगता है मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे आज। कोई जवाब न मिला तो जमीला ने उदासी से कहा, नहीं खाला, मैं नाराज़ नहीं हूँ। अपने आंसू समेटते हुए तहरीम कैंची को वहीं दरख्त के साथ
ٹانگ کر جمیلہ خالہ کی طرف آئی۔ دراصل خالہ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میری قسمت کی منڈیروں پر بھی کوے کائیں کائیں کریں اور خوش قسمت کو خوش آمدید کریں کہ وہ میری زندگی میں بسیرا کریں۔ تحریم نے اداسی سے کہا، بیٹا تم دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جمیلہ اب آلو چھیل چکی تھی سارے۔ اس نے ہر رات چارپائی پر ایک طرف کی اور تحریم کو بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کی۔ معلوم نہیں خالہ کہ کب آئے گا وہ دن نہ جانے، تحریم نے کہیں کھوئے ہوئے انداز سے کہا۔ بہت جلد آئے گا میری بچی، بہت جلد، جمیلہ نے مسکرا کر کہا تو تحریم دبے سے ہنسی پھر بولی، خدا کرے کہ جلد ہی آئے ورنہ مجھے اپنی زندگی سے کوئی امید نہیں بچی، تحریم نے کہا اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ اب تو رونے کو بھی جی نہیں چاہتا، آنسوؤں نے اپنے معنی کھو دیے ہیں، جیسے وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں میرے نصیب کی طرح۔ تحریم نے کہیں کھوئے ہوئے کہا، بیٹا دیکھنا ایک دن سونا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ جمیلہ نے تحریم کو سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا سر تپتاتے لگنے لگی۔ ٹور کی تیاریاں عروج پر تھی۔ کل صبح مومن کو نکلنا تھا۔ مومن ایک بڑے ٹینچی میں سارا سامان پیک کر رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے مگر وہ ابھی بھی سارا سامان ٹینچی میں ڈال رہا تھا۔ وہ جلد ساری تیاری مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ جلدی سو جائے اور پھر صبح جلدی اٹھ جائے کیونکہ صبح 5 بجے سے نکلنا تھا۔ سارا سامان ہو گیا پیک۔ مومن نے مسکراتے ہوئے لسٹ پر نظر ڈالی اور پھر ساری چیزیں گننے لگا۔ یہ 4 شرٹس، یہ پینٹ، یہ گلوز، یہ میرے چارجرز، وہ میری ساری چیزیں گننے میں مہو ہو گیا۔ اب کس کردار کا تذکرہ کیا جانے لگا ہے، اگلی کچھ اقساط تک اس کو مہم رکھا جائے گا اور کچھ اقساط کے بعد ہی اس کا تعارف کرایا جائے گا۔ ابھی تک صرف یہ ایک ملنگ رہے گا اور ملنگ کہہ کر ہی اسے پکارا جائے گا۔ اس لیے جب بھی ملنگ کا ذکر ہو آپ سمجھ جائے گا، یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں، تو ہے کہاں، اس زمین میں رہتا ہے یا ہے تو آسماں، میرے وجود میں ہے یا ہے سارا جہاں، تو ہے کہاں یا الہی، میں ہوں بے بس اور بے آسرا، تو ہی دکھا کوئی راہ دے، میری ذات بکھری ہے ہر جگہ، سمیٹ میرا ہر ذرا دے، تو ہی تو میرا ہے نگہباں یا الہی یا الہی، سانوں کے چہروں میں مجھ کو احساس ہے تیرا، گلوں کے سارے رنگوں میں مجھ کو ادراک ہے تیرا، تو ہے گل یا سارا گلستاں یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں یا الہی یا الہی، میری آنکھ ٹھہری ہوئی ہے، میرا دل رکا ہوا ہے، میری زبان تسبیح پڑھ رہی ہے، میرا سر جھکا ہے، تیری تحلیق کا اثر ہے اے سبحان یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں یا الہی یا الہی، حجاب ہے تو عشق میرے تجھ پہ پردے بتیرے، تیرا دیدار کٹن بند کتاب ہے تو پھر بھی نہ ہٹو رستے سے تیرے، یہ آنکھ تجھے نہ کر سکے آفشاں یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں یا الہی یا الہی، عشق رلا دے، عشق ہنسا دے، عشق کے رنگ تو انمول ہیں، عشق تو بگڑی بات بنا دے، ایسے عشق کے معمول ہیں، سمجھ نہ آئے نہیں ہے آساں یا الہی یا الہی، تو ہے کہاں یا الہی یا الہی، قوال نے چمٹا بچھاتے ہوئے قوالی ختم کی تو سامنے ناچتے ہوئے ملنگوں کی ٹولی بھی جھومنا رک گئی، جیسے قوالی میں کوئی کشت تھی جو انہیں نچا رہی تھی اور وہ اس کشت کے زیر اثر ناچ رہے تھے، جھوم رہے تھے، ان سب پر رقص طاری تھا، ایک عجیب لذت تھا، دیکھنے میں تو سب کے سب پاگل اور ناسمجھ سے لگ رہے تھے مگر قوالی جیسے انہیں سمجھ آ رہی تھی یا پھر اس قوال کے الفاظ میں وہ امانگی تھے اور یکتائی تھے، وہ انہیں ناچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان ملنگوں میں ہی ایک ملنگ تھا، وہ ان سب میں سے ایک زیادہ خوبصورت تھا، وہ جوان بھی، شکل و شباہت کافی بگڑ چکی تھی، پیٹ تک داڑھی بڑھ چکی تھی، سر کے بال بھی کافی بڑے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ دھول سے لذیذ، آنکھیں نہ سونے کے باعث سرخ اور آنکھیں کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے۔ وہ ملنگ قوالی ختم ہونے کے بعد لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، تاریک آسمان وہ تاروں کو دیکھنے لگا اور پھر گول گول گھومنے لگا، پھر وہ وہاں سے کچھ فاصلے پر موجود دربار کے دروازے کی طرف ہو لیا جہاں پہلے بھی کافی ملنگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں کچھ ملنے مردتے تو کچھ عورتیں، وہ بھی وہاں پہنچا اور ان لوگوں کے ساتھ جو
जो कर बैठ गया। हीरा अपने कमरे की खिड़की के आगे खड़ी नीलम से वॉइस कॉल पर बात कर रही थी और साथ सारे खिड़की से तरीके आसमान को भी देख रही थी। हाँ, मैंने वो फ्रॉक भी ने रखा है, हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैंने सब रखा है नीलम बाजी, हीरा ने हंसकर बाजी कहा। यार, तुम तो अम्मी बनी हुई हो मेरी, हीरा हंसी। आज बहुत खुश लग रही हो तुम हीरा, नीलम की आवाज़ है। हीरा, खुदा तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे, नीलम ने इसे दुआएं कलमात ने कही है। आज काफ़ी दिन हीरा का रवैया इतना खुशगवार था। आमीन, हीरा ने मुस्कुराकर कहा। वैसे इस खुशी की कोई वजह है क्या? नीलम ने मारे हैरत के कहा। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ मिलने वाला है, हीरा ने सामने तारों को देखते हुए कहा। क्या मिलने वाला है? नीलम का रवैया हैरत ज़दा था। नहीं मालूम, मगर यूँ लगता है कि जल्द ही मुझे कुछ मिलने वाला है, हीरा ने कहा। कुछ बताओ बई कि कैसे लग रहा है तुम्हें? नीलम ने कहा। पता नहीं नीलम, मगर यूँ लगता है मेरी कोई चीज़, खोई हुई चीज़ मुझे ढूंढने वाली है। एक अजीब सा एहसास हो रहा है, हीरा ने मारे तशवीश के कहा। तुम ऐसा करो नीलम, सो जाओ, अब 1 बज चुका है और तुम्हें उठना भी है, जल्दी टूर के लिए, नीलम ने कहा। ओके, फिर बाद में बात होगी, अल्लाह हाफिज़, हीरा ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह हाफिज़, हैव यू सेफ जर्नी, नीलम ने इसे दुआ दी और कॉल मुंतका हो गई। जीनत ने फजर की नमाज पढ़ी और फिर काफ़ी देर तक दुआ मांगती रही। इसकी दुआ का तसलसल इस वक्त टूटा जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इसने दुआ ख़त्म की और घर दरवाजे पर आ गई। इसने देखा तो दरवाजे के नीचे दरवाजे और फर्श के दरमियान खाली जगह से डाकिए ने अखबार अंदर भेजा हुआ है। अच्छा, डाकिया आया है, इसने मुस्कुरा कर कहा और फिर अखबार उठा लिया। फिर आसमान की तरफ देखा। कितनी अच्छी सुबह है, या इलाही, आज की सुबह को मेरे लिए और भी अच्छा कर देना। फिर इसने अखबार की तरफ देखा। इसने कल ही डाकिये से कहा था कि मुझे अखबार चाहिए और वो कल सुबह इसके घर अखबार देकर जाएं। पहले कभी इसने अखबार को पढ़ा तक नहीं था और ना ही इससे मशर्ती खबरों और अखबार में कोई दिलचस्पी थी, मगर अब सूरत हाल ही ऐसी थी कि इसे अखबार खरीदना पड़ा था। वो जमा किए पैसों से कब तक घर का निज़ाम चला सकती थी? एक दिन तो उन्होंने ख़त्म हो ही जाना था, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द कोई नौकरी ढूंढ ले, चाहे कोई छोटी मोटी सी ही मिल जाए। कम इससे वो खुद को और अपने भाई को फाकों से बचा सकती थी। वो चाहती थी कि फैसल से इसका कोई तज़किरा ना करे और इसलिए इसने फैसल को ये नहीं बताया था कि पैसे बहुत कम रह गए हैं। फैसल को इत्मीनान दिलाती कि बहुत पैसे हैं, मगर फैसल भी जानता था कि जीनत झूठ बोल रही है। जीनत ने अखबार उठाया और ट्रेन से गुजरते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा बसों में सवार हो चुके थे। सब तलबा ने अपने सामान बसों की छतों पर रखा हुआ था। तलबा सब बसों में सवार थे। बसों के अंदर जा इलम भी बहुत काफ़ी दिलचस्प था। मोमन बस के आगे वाली की नश्तों में बैठा था। खिड़की के साथ ही बस में हर किसी के यही कोशिश होती है कि वो खिड़की के सारे बैठे ताकि बाहर की नज़ारों से लुत्फ़ उठा सके। मोमन भी इसलिए खिड़की के साथ बैठा हुआ था और इसके साथ समीर बैठा हुआ था। बाकी सब 6 तलबा से भरपूर थी। कोई बैठा सैंडविच खाते हुए नाश्ता कर रहा था तो कोई अपने दोस्त से चहल मगोइयाँ में मसरूफ़, कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहा था तो कोई खिड़की के बाहर देख रहा था। हर बसों के चलने का वक्त आ पहुंचा। तलबा की तादाद को गिना गया और तलबा को जायज़ा लिया गया तो एक बात ने इंतज़ामिया को परेशान कर दिया, क्योंकि जो तलबा यूनिवर्सिटी से निकले थे और बसों पर बैठे थे, इनमें से एक तलबा कम थी और वो थी हीरा, शहर की सबसे मशहूर बिजनेसमैन की बेटी हीरा।